नमस्कार। किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद आयोजित वेबिनार को किया संबोधित। शिक्षा, कौशल विकास और क्रिएटर इकोनॉमी को मजबूत करने पर दिया जोर। पर्यटन को बढ़ावा देने, उसे नए सिरे से विकसित करने के लिए संपूर्ण प्रयास का किया आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने त्रिपुरा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं मेला केंद्र में महिला स्वयं सहायता समूहों से की बात। कहा, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में निभा रहे हैं महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नमामि गंगे योजना के तहत जैविक कृषि मेले का आयोजन। वैज्ञानिकों ने किसानों को दी जैविक और प्राकृतिक खेती की तकनीकों की जानकारी। पशुपालन बिना जैविक खेती की कल्पना नहीं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में मसाला उत्पादन पर कृषक तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में किसानों को दी गई धनिया, मेथी और सोया जैसी मसाला व पत्तेदार फसलों की वैज्ञानिक खेती की जानकारी। समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री बजट बाद चौथे वेबिनार में शामिल हुए। यह वेबिनार सबका साथ सबका विकास, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति विषय पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के स्वास्थ्य, उनके स्किल और शिक्षा पर विशेष तौर पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने, उसे नए सिरे से विकसित करने के लिए संपूर्ण प्रयास का भी आह्वान किया। टूरिज्म और कल्चर रोजगार के नए अवसर बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब किसी स्थान पर टूरिज्म बढ़ता है तो उस स्थान या उस शहर की ब्रांडिंग भी बढ़ जाती है। इससे उस शहर का ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत तेज हो जाता है। भारत में ऐसे ऐतिहासिक स्थलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन लंबे समय तक टूरिज्म कुछ चुनिंदा स्थानों तक ही सीमित रह गया। अब हमें देश के कोने कोने में टूरिस्ट डेस्टिनेशन को नए सिरे से डेवलप करने पर फोकस कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने त्रिपुरा के हापानिया स्थित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं मेला केंद्र में महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लखपति दीदी पहल से देश भर की महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। उन्होंने बताया कि करीब 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और 2 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने त्रिपुरा सरकार के 1.35 लाख लखपति दीदियां बनाने के लक्ष्य की सराहना करते हुए कहा कि कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रामीण उद्यम से जुड़कर महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। उपराष्ट्रपति ने नमो ड्रोन दीदी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि इनसे ग्रामीण महिलाओं का जीवन बेहतर हुआ है। उन्होंने विश्वास जताया कि स्वयं सहायता समूहों की कई लखपति दीदियां आगे चलकर करोड़पति दीदियां भी बनेंगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र को नई ताकत मिलेगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा रसूलाबाद ब्लॉक के ग्राम सिटू पुरवा में मसाला उत्पादन पर 1 दिवसीय कृषक तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 80 किसानों, जिनमें महिला कृषक भी शामिल थीं, ने भाग लिया। वैज्ञानिकों ने किसानों को धनिया, मेथी और सोया जैसी मसाला व पत्तेदार फसलों की वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी। साथ ही धनिया की समय पर कटाई और बेहतर गुणवत्ता के उत्पादन के लिए जरूरी तकनीकी सुझाव भी दिए। ये प्रशिक्षण एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत कृषि मंत्रालय के सहयोग से संचालित मसाला विकास योजना के तहत आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वैज्ञानिकों ने कहा कि वैज्ञानिक तकनीक, बेहतर बीज और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन से मसाला फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने महिलाओं की खेती और बागवानी गतिविधियों में बढ़ती भागीदारी को भी कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के भिटोरा विकास खंड के सिहार गांव में नमामि गंगे योजना के तहत जैविक कृषि मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कृषि विभाग के निर्देशन में ईश एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। मेले में वैज्ञानिकों ने किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की तकनीकों की जानकारी दी। पशु वैज्ञानिक डॉक्टर संजय पांडे ने कहा कि पशुपालन के बिना जैविक खेती की कल्पना नहीं की जा सकती। विशेषज्ञों ने बीज शोधन, बुआई का सही समय, जीवामृत के उपयोग और फेरोमोन ट्रैप के उपयोग से बिना लागत कीट नियंत्रण के वैज्ञानिक तरीकों पर किसानों को जानकारी दी। साथ ही औषधीय फसलों जैसे काल मेघ और एलोवेरा की खेती के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम में जैविक उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए और किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। देश में तेजी से घटती गधों की आबादी को बचाने और पशुपालन आधारित व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई पहल कर रही है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत अब गधा, घोड़ा और ऊंट पालन को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार इनके प्रजनन फार्म स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश में गधों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसी गिरती आबादी को बचाने और पशुपालन को एक नए व्यवसाय के रूप में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खास पहल की है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत केंद्र सरकार अब गधा पालन को प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत गधा, घोड़ा और ऊंट जैसे पशुओं के प्रजनन फार्म स्थापित करने के लिए किसानों और उद्यमियों को कुल परियोजना लागत पर 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए तय की गई है। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। गधा प्रजनन इकाई स्थापित करने के लिए परियोजना में कम से कम 50 मादा और 5 नर गधे होने जरूरी हैं। उसी प्रकार घोड़ा प्रजनन इकाई स्थापित करने के लिए 10 मादा और 2 घोड़े पालने होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये योजना केवल देशी नस्लों के संरक्षण पर लागू होती है। सरकार के अनुसार इस योजना का एक बड़ा उद्देश्य देश में गधों की घटती आबादी को बचाना है। 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार भारत में 2019 में लगभग 1,23,000 गधे थे, जो 2012 में लगभग 3 लाख की आबादी की तुलना में 60% कम है। पहले ग्रामीण इलाकों में गधों का उपयोग धुलाई और निर्माण कार्यों में होता था, लेकिन मशीनों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण इनकी मांग कम हो गई और इनकी संख्या भी तेजी से घटती चली गई। इसलिए गधा पालन को बढ़ावा देने का कारण इसे विशेष पशुधन व्यवसाय के रूप में भी देखा जाना है। उद्यमी प्रजनन के लिए गधे बेचकर, ग्रामीण उद्योगों के लिए काम करने वाले गधे उपलब्ध कराकर या गधी के दूध का उत्पादन करके आय अर्जित कर सकते हैं। गधी का दूध कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रीमियम उत्पाद माना जाता है। इसका उपयोग विशेष स्वास्थ्य उत्पादों और कॉस्मेटिक्स में किया जाता है। यही कारण है कि इस छोटे स्तर के पशुधन को व्यवसायों के लिए उभरता हुआ अवसर माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इस तरह की योजनाओं से न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि देश में तेजी से घट रही देशी पशु नस्लों को भी बचाया जा सकेगा। शमीम अख्तर, किसान समाचार। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम SKRAU के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में हुआ। केंद्र सरकार की अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में करीब 75 किसानों ने भाग लिया। गुरु डॉक्टर RV दुबे ने कहा कि बाजरा राजस्थान की पहचान है और किसानों को बीज उत्पादन के लिए प्रशिक्षित करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरकों की उपलब्धता और रोग प्रतिरोधक किस्मों से बाजरा उत्पादन में वृद्धि संभव है। वैज्ञानिकों ने बाजरा की उन्नत किस्मों और फसल प्रबंधन की जानकारी दी। किसानों को काचरी के बीज उत्पादन की संभावनाओं के बारे में भी बताया गया। राजस्थान के जोधपुर में सौर ऊर्जा की रोशनी तेजी से घर घर पहुंच रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए हजारों परिवारों का बिजली बिल शून्य हो चुका है। इस योजना से लोगों को न सिर्फ आर्थिक राहत मिल रही है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिल रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान की तेज धूप लोगों को अब सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि बिजली और बचत भी दे रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जोधपुर समेत पूरे प्रदेश में घरों की छतों पर सोलार पैनल लग रहे हैं, जिससे हजारों परिवारों की बिजली बिल में बड़ी कमी आई है और कई घरों का बिजली बिल शून्य हो गया है। राजस्थान में इस योजना के तहत अब तक 1,25,000 से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं। जोधपुर में भी बड़ी संख्या में लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
बहुत अच्छी है, प्रधानमंत्री की स्कीम है। मैंने लगाया, सब्सिडी टाइम पे आ गई, 78,000 रुपये, और बड़ा फायदा है। 16,000 का बिल था, जीरो है। मैंने सोलर लगवाया था। पहले मेरा लाइट का बिल 20,000 रुपये आता था। सोलर लगवाने के बाद लाइट का बिल्कुल जीरो आता है और इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। सोलर और सब्सिडी भी टाइम पे आ गई हमारी। बचत बहुत अच्छी हो रही है। हमारे लगभग 3 साल से लाइट का बिल बिल्कुल जीरो आ रहा है। बिल भरने की जरूरत नहीं है। फरवरी 2024 में शुरू हुई इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं, जिसका मकसद हर महीने लगभग 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम लगाने पर 30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। वहीं 2 किलोवाट के सिस्टम पर करीब 60,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है, जबकि 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाले सोलर सिस्टम पर अधिकतम 78,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। सोलर सिस्टम पर सब्सिडी मिलने से लोगों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। खास बात यह है कि सरकार सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी भेजती है। सब्सिडी मिलने के बाद सोलर सिस्टम की शुरुआती लागत काफी कम हो जाती है और उपभोक्ता हर महीने करीब 2,500 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। साथ ही दिन के समय उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजकर उपभोक्ता पैसे भी कमा सकते हैं। अपनी छत पे सोलर प्लांट लगा सकते हैं बहुत ही कम रेट में, और उसी के साथ ही इसमें आपको 78,000 रुपीज की सब्सिडी जो है वो केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है, जो डीबीटी स्कीम के द्वारा सीधे लाभार्थी के खाते में जमा हो रहा है। इससे आम जनता को बहुत ही फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना न सिर्फ लोगों के बिजली खर्च को कम कर रही है, बल्कि देश को स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा की दिशा में भी आगे बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत का वस्त्र उद्योग देश के सबसे पुराने और सबसे विविध उद्योगों में से एक है, जिसकी जड़ें सदियों पुरानी परंपराओं में गहराई से जमी हुई हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वस्त्र उद्योग को भारत के विकास के केंद्र में रखा है, जो अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्व को दर्शाता है। और इसका परिणाम ही है कि वैश्विक स्तर पर न सिर्फ भारतीय वस्त्रों एवं परिधानों की मांग बढ़ी है, बल्कि भारत दुनिया का बड़ा वस्त्र निर्यातक बनकर उभरा है। बढ़ते घरेलू बाजार और बढ़ती वैश्विक मांग के कारण भारत का वस्त्र उद्योग वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सरकार ने भी केंद्रीय बजट में प्राथमिकता देते हुए वस्त्र उद्योग को रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि, टिकाऊ विनिर्माण के प्रमुख घटक के रूप में मान्यता दी है, जिससे दुनिया भर के बाजारों में भारतीय वस्त्रों का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई पहल का परिणाम ही है कि भारत वैश्विक स्तर पर वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है और इस क्षेत्र में विश्व निर्यात में इसकी हिस्सेदारी करीब 4% है। वैश्विक व्यापार में उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान हस्तशिल्प सहित निर्यात वर्ष 2025 में 37.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा, जो साल 2024 में 35.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये वृद्धि इस क्षेत्र की अनुकूल क्षमता, अलग अलग बाजारों में मौजूदगी और श्रम प्रधान क्षेत्रों में इसकी मजबूती को दर्शाती है। घरेलू वस्त्र एवं परिधान उद्योग की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारों की वजह से रेडीमेड गारमेंट समेत वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में भारत ने अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान 27,312 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। वहीं जनवरी से नवंबर 2025 के दौरान भारत के वस्त्र क्षेत्र ने 118 देशों में निर्यात वृद्धि दर्ज की, जो वैश्विक बाजार में भारत की बढ़ती पहुंच और निर्यात में बढ़ोतरी को दर्शाता है। भारत से होने वाला वस्त्र निर्यात उभरते और पारंपरिक दोनों बाजारों में लगातार बढ़ रहा है। इनमें अमेरिका, मिस्र, पोलैंड, सूडान, जापान, नाइजीरिया, अर्जेंटीना, कैमरून और युगांडा के अलावा स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे बाजार और देश भी शामिल हैं। भारत में कृषि के बाद वस्त्र उद्योग रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 के अनुसार वस्त्र उद्योग का देश के 8 प्रमुख उद्योग समूहों के रोजगार में 9% हिस्सेदारी है। ये क्षेत्र महिलाओं और ग्रामीण समुदायों सहित 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।
वस्त्र उद्योग में 2025 में लागू होने वाले नेक्स्ट जेन जीएसटी के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के लिए कीमतें न केवल कम हुई बल्कि निर्माताओं को राहत मिली और निर्यात के साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिला। निर्यात में निरंतर वृद्धि, बाजार में व्यापक विस्तार और उत्पादन में बेहतर प्रदर्शन से भारत वैश्विक स्तर पर व्यापारिक वस्तुओं और परिधानों के लिए एक विश्वसनीय और मजबूत केंद्र के रूप में उभरा है और आने वाले दिनों में वस्त्र निर्यात के क्षेत्र में ये मजबूती और ज्यादा बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सरोजनी नगर में जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम ने उन महिला श्रमजीवी के साथ संवाद किया जिन्होंने इस फ्लैट को तैयार करने में अपना योगदान दिया है। महिला श्रमजीवी ने प्रधानमंत्री के सामने खुलकर अपनी बातें रखी। पीएम से श्रमजीवियों की क्या बातें हुई, महिलाओं से बात की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। सरोजनी नगर का ये फ्लैट से बनकर तैयार हुआ है और इस फ्लैट्स को बनाने में जो महिला श्रमजीवियों ने खूब मेहनत की है और आज जबकि प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है तब इन श्रमजीवियों से भी उन्होंने खूब बातचीत की है। इन महिलाओं से हम जानते हैं कि उनसे क्या क्या बातचीत हुई है। आप प्रधानमंत्री से तो आपकी क्या क्या बात हुई, क्या पूछा आपसे उन्होंने? हमारे मतलब ये पूछे कि यहाँ पर आपके आते हुए कितने दिन हुए, ऐसे पूछे और पूछे कहाँ का रहने वाले हो, तो मैंने बताया अपना बंगाल के मालदा के रहने वाले हैं और मतलब यहाँ का कैसे लगता है ये बात, कैसे यहाँ का रहने का भाव सब कैसे है, तो हम बोले बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री जी ने एक महिलाओं से ये भी पूछा था कि आप एक दूसरे जगह अलग अलग जगह से हो तो कैसे आपस में बात करते हो, किस भाषा में बात करते हो, ऐसा पूछा था उन्होंने पूछा था कि मतलब आप जैसे अलग अलग देशों से हो तो आप कौन सी भाषा में बात करते हो, तो हमने कहा कि हिंदी भाषा में बात करते हैं हम। उन्होंने बोला था कि जैसे बांग्ला से भी है और यूपी एमपी से भी है तो आपका मन नहीं करता है कि आप उनकी भाषा में भी बोले, तो हमने कहा सर इतना तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ शब्द आते हैं समझ में उनके, लेकिन प्रॉपर समझ में हमारे नहीं आता है वहाँ की भाषा, बांग्ला और यूपी भी हम यहाँ किया है। जो प्रधानमंत्री जी ने बच्चों के बारे में ही पूछा। मोदी जी ने बिल्डिंग बनाया है, उसका हम काम करते हैं, 2 रुपया कमा सकते हैं तो उसको हम बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, उसका आगे का भविष्य बना सकते हैं, तो कुछ काम कर सकते हैं बच्चे पढ़ लिख के। वहाँ आपसे क्या बातचीत हुई? बोल रहे थे अपना इंटरेस्ट दो, कहाँ के हो, हमने कि जिला हम यूपी से हैं, हम जिला जालौन से हैं। बोले हाँ ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है। हमने कहा हाँ अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? हमने बिल्डिंग बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, काम चालू है, तो यही बनता रहेगा तो और अच्छा लगेगा। क्या आपने अनुभव किया कि प्रधानमंत्री जो महिला श्रमजीवी हैं उनका भी सम्मान करना नहीं भूले? बिल्कुल जी, श्रमजीवी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए। हम लोगों के साथ ये 2 साल से बिल्कुल प्रोजेक्ट के शिलान्यास से ही जुड़े हुए हैं और इन लोगों का सपोर्ट रहना 2 साल से बिल्कुल माइग्रेटरी लेबर होती हैं, बट इनका जुड़े रहना कि ये भी संतुष्ट रहे, हमें भी संतुष्ट रहे। और अब जो मोदी जी आए हैं और इनका उत्साह बढ़ाया है तो इनको भी बहुत अच्छा लगा है ये बात। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा है, मोदी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, तो कभी सोचा था कि मोदी से मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे, नहीं सोचा था कि मिल पाएंगे। बोल के बहुत खुशी मिली और मुझे वो आए, हमें बहुत आनंद मिली, बहुत आनंद। ये जो श्रमजीवी महिलाएं हैं जिन्होंने इस जो मकान को, ये जो बिल्डिंग है, फ्लैट्स है, इसको तैयार किया है, इसको तराशा है और इसमें इनका मेहनत है, इनका पसीना है और जब प्रधानमंत्री यहाँ आए तो इनसे मिलना वो नहीं भूले, इनका हौसला बढ़ाना नहीं भूले। कैमरामैन पीयूष के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। असम के पहाड़ी इलाकों में किसान साफ मौसम के दौरान आलू, अदरक और हल्दी की खुदाई करते रहें और सुरक्षित जगह पर रखें। ब्रह्मपुत्र घाटी के निचले क्षेत्र में सूखे मौसम को देखते हुए धान के खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। बराक घाटी क्षेत्र में आलू की खुदाई पूरी करें और भिंडी की बुवाई शुरू करें।
वहीं उत्तरी असम में तैयार सरसों की कटाई साफ मौसम में करें और सुरक्षित जगह पर रखें। साथ ही भिंडी की बुवाई करें और खेत में काले पॉलीथिन से या जैविक मल्च का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं मेघालय की। यहाँ किसान बैंगन की पौध तैयार करने के लिए नर्सरी बेड बनाना जारी रखें। शिमला मिर्च और टमाटर की पौध की रोपाई करें और तुरंत हल्की सिंचाई करें। वहीं मटर की फलियां जब हरी, कोमल और पूरी तरह विकसित हो जाएं, तो उनकी तुड़ाई शुरू कर दें। अब चलते हैं मणिपुर की ओर। यहाँ किसान आलू की खुदाई जारी रखें, अदरक और हल्दी की बुवाई के लिए खेत की तैयारी करें। साथ ही तैयार खेतों में सेम और भिंडी की बुवाई भी कर सकते हैं। वहीं मिजोरम में भिंडी की फसल अंकुरण अवस्था में है, इसलिए अच्छी वृद्धि और अंकुरण के लिए हर 3 से 4 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। और आखिर में रुक करते हैं नागालैंड का। यहाँ सूखे मौसम को देखते हुए बागवानी वाली फसलों और अन्य फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मिर्च की नर्सरी में पर्याप्त नमी बनाए रखें। साथ ही दिन के समय तेज गर्मी से बचाने के लिए नर्सरी को पुआल या ग्रेन नेट से ढककर रखें, ताकि पौध सुरक्षित और स्वस्थ रह सके। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की आज शुरुआत हुई। लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत में दिवंगत वर्तमान सांसद डॉक्टर रिकी एंड्रयू को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा के सभी सदस्यों ने पूर्व सांसद सुशील तिरिया, देवी बख्श सिंह, पूर्णमासी राम और के.पी. उन्नीकृष्णन को श्रद्धांजलि दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी एशिया की स्थिति के संबंध में आज राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध में शांति की अपील की है और जल्द से जल्द हमला रोकने की भी मांग की है। साथ ही विदेश मंत्री ने भारत में उन इलाकों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के साथ साथ भाजपा की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के आम लोगों को भी निशाने पर ले लिया। भाजपा ने ममता सरकार पर पश्चिम बंगाल दौरे पर आई आयोग की टीम को सहयोग न देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा ममता बनर्जी और उनकी सरकार चुनाव आयोग के कर्मचारियों का सहयोग नहीं कर रही है।
अब पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कालीघाट स्थित शक्तिपीठ के आग काली मंदिर पहुंचकर मां काली के दर्शन पूजन किया और मां का आशीर्वाद लिया। इंडिया जापान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्डियन 2026 का 7वां एडिशन 24 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक उत्तराखंड के चौबेटिया में हुआ। इस एक्सरसाइज ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत किया। पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के कारण भारत सरकार एयरलाइंस के साथ लगातार संपर्क में है और हवाई टिकट के दामों पर भी नजर रख रही है ताकि किराया ज्यादा न बढ़े। यात्रियों को सलाह दी गई है। पूर्वी भारत को लेकर उत्तर भारत के 5 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में हवा चलेगी। लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। और इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।